नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। निशांत ने गुस्से वाले शब्दों में पूछा था, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर आ रहे हैं या फिर नहीं। आखिर कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने घर ससुर बनने की बात सुनी है? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग ही चला गया है जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं सुनी तो अब सुन लो। और कितनी बार कहूँ कि मैंने घर ससुर बनने का फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। मुझे अपने दामाद का घर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक कप चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना नहीं पड़ता। प्रतिभा और शांतनु मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और सुनो निशांत, जब वे लोग भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो प्रयागराज का धनराज ओल्ड सिटीजन्स होम ही तो है ही मुझ जैसे उपेक्षित बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए। इसलिए तुम लोग अब चिंता मत करो। रेखा के ससुर अविनाश जी बोले। जवाब में निशांत कुछ और नहीं बोल पाया। तो फिर बने रहिए घर ससुर और दामाद के हाथों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहिए। रेखा को अपने ससुर के कहे शब्द स्पष्ट सुनाई पड़े। हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप रहने से बेहतर है कि मैं इज्जतदार घर ससुर ही बना रहूं। और इसी के साथ उन्होंने फोन पटक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो निशांत ने भी गुस्से में स्पीकर का स्विच बंद कर दिया। रेखा को अपने आप पर ग्लानि हो आई। सोचने लगी कि उसके मायके में जब लोगों को पता लगेगा कि उसकी और निशांत की लापरवाही के चलते उसके ससुर को बेटी के घर जाना पड़ा, तो मायके के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसकी भाभियां क्या मां को ताना मारने का ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से जाने देंगी? नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को यह खबर होने से पहले उसे अपने ससुर को मना कर वापस लाना ही पड़ेगा। इस बारे में पहले निशांत से बात करनी होगी। यह सोचकर रेखा ने निशांत से कहा, देखो जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आखिर वह तुम्हारे पिताजी हैं और उन्होंने तुमको भी दी तो क्या हुआ, तुम चुप रहना। थोड़ा सा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो यूं बात का पतंगड़ नहीं बनता। हाँ, अब तो तुम भली बनने का नाटक करोगे ही, क्योंकि तब एक वृद्ध व्यक्ति को समय पर खाना और चाय नाश्ता देने में तुम्हारी नानी मरती थी। उस पर रात दिन बाबूजी की शिकायत कर करके तुम्ही ने मेरा जीना हराम कर रखा था। अब भी तुम्हें बाबूजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 15,000 रुपए जाने का गम सता रहा है। इस तरह निशांत ने सारा दोष रेखा के सिर पर मढ़ दिया तो वह तिलमिला उठी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, तो तुम भी कौन सा बाबूजी की याद में तड़प रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें बाबूजी के रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। निशांत को जब रेखा ने उल्टा आईना दिखाया तो वह खामोश हो गया। फिर कुछ नरमी से बोला, खैर जो सो हो गया। अब इस पर बहस करके क्या फायदा? जरा सोचो कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वह अब खुद आने वाले नहीं हैं। अभी तो वह प्रतिभा के घर हैं, पर जहाँ कहीं उनके आत्मसम्मान को जरा सी ठेस पहुंची तो वह धनराज ओल्ड सिटीजन्स होम जाने में एक पल की भी देर नहीं लगाएंगे। उसके बाद वहां से वह शायद ही वापस आए। तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ, रेखा बोली। अब गलती हमने की है तो उसे सुधारने की कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। पिताजी हैं। नहीं रहने दो, निशांत बोला। बाबूजी को गए महीना भर तो हो ही गया है। अब हफ्ते भर बाद ही बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली है। हम सब जाकर बाबूजी को मनाकर आदर के साथ वापस ले आएंगे। यह सब सुनकर हुर्रे करते हुए श्वेता और सौर्य पर्दे के पीछे से निकल आए, जो मम्मी पापा की ऊंची आवाज सुनकर वहां आ गए थे। माँ, सच में दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए एक स्वर में बोले। हाँ बेटे, वह जरूर आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे, रेखा भीगे स्वर में बोली। तो निशांत के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने पर वे अपनी कार से बाबूजी को लेने निकल पड़े।
निशांत ने घर छोड़ने से पहले फोन पर प्रतिभा से यह पूछ लिया था कि बाबूजी घर पर हैं कि नहीं और उनका कहीं जाने का कार्यक्रम तो नहीं है। सच है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वही अपने दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। यही हाल निशांत और रेखा का था। जब तक बाबूजी साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता था कि बाबूजी बेवजह उनके कामों में टोका टाकी करते हैं, बच्चों से गैर जरूरी बातें करते उनका समय बर्बाद करते हैं। बाबूजी ने सब पर ही एक तरह से अंकुश लगा रखा था। ऐसा लगता था मानो उनकी आजादी खत्म हो गई थी। बाबूजी कहते थे कि जीवन में कुछ बनने के लिए अपने बच्चों में अनुशासन का बीजारोपण करने के लिए खुद को अनुशासित रहकर आचरण करना पड़ता है, तभी बच्चे भी हमें अपना आदर्श मानकर हमसे कुछ सीख पाते हैं। तब रेखा और निशांत को उनकी ये बातें कोरी बकवास लगा करती थी, किंतु आज उन्हें बाबूजी की कही एक एक बात में सच्चाई का आभास हो रहा है। बाबूजी से हर महीने उनकी पेंशन को लेना तो उन्हें याद आ रहा, या यूं कहे कि अपना अधिकार तो उन्हें याद आ रहा, पर फर्ज निभाने से वे चूक गए। अपनी सहेलियों के साथ गप लड़ाते हुए रेखा अक्सर भूल जाती कि बाबूजी चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह शुगर के मरीज हैं, पर उनके ही दिए पैसों से शुगर फ्री खरीदने में उन्हें पैसों की बर्बादी लगती थी। निशांत ने भी कभी यह न सोचा कि वृद्ध पिता को उससे भी कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। 2 घड़ी निशांत से बात करने को वह तरस जाते, पर उसको इसकी कोई परवाह न थी। बाबूजी ने तो निशांत के बड़ा होते ही उसे अपना मित्र बना लिया था, वही कभी उनका दोस्त नहीं बन पाया। अचानक गाड़ी हिचकोले खाकर रुकी। यह तो अच्छा हुआ कि पास ही में एक मोटर गैराज था। धक्के देकर गाड़ी को वहां तक ले जाया गया। मैकेनिक ने जांच करने के बाद बताया कि ब्रेक पाइप फट गया है और उसे ठीक होने में कम से कम 4-5 घंटे तो लगेगा ही। चूंकि यह एक इत्तेफाक था कि हादसा रेखा के मायके वाले शहर में हुआ था, इसलिए कोई उपाय न देखकर उन्होंने गाड़ी ठीक होने तक रेखा के मायके में रुकने का फैसला लिया। एक टैक्सी लेकर निशांत अपने परिवार को लेकर ससुराल की ओर चल दिया। उन्हें अचानक आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। रेखा के परिवार में मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभियां थी। बड़े भैया के 2 जुड़वा बेटे विनय और अजय तथा छोटे भैया की एक बेटी नैन्सी थी। बच्चों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, इसलिए जल्दी वे एक दूसरे से घुल मिल गए और हुड़दंग मचाने लगे। माँ बाबूजी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद रेखा निशांत को वहीं छोड़कर रसोई की ओर चल पड़ी, जहां उसकी दोनों भाभियां रात के खाने की तैयारी में जुटी थी। रेखा ने भाभियों का हाथ बटाना चाहा, पर उन्होंने उसका मन रखने के लिए चावल बिनने की थाली पकड़ा दी और वहीं रसोई के बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठा लिया। रेखा ने देखा कि उसकी भाभियों ने बातों बातों में कितने सारे पकवान बना लिए। वे जब 3 तरह की सब्जियां बना रही थीं, तब रेखा ने पूछ लिया कि भाभी यह कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा कि मम्मी पापा बहुत सी खाने की चीजों से परहेज करते हैं, उनकी उम्र देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है। पर माँ बाबूजी को तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उनके लिए आप लोग इतना झंझट क्यों कर रही हो? रेखा ने पूछा। जवाब छोटी भाभी ने दिया, तो क्या हुआ, बुजुर्ग लोग हैं, परहेज करते हैं तभी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है, फिर उनके लिए कुछ करने में कष्ट कैसा? यह तो हमारा फर्ज है। वैसे भी तुम जितना अपने ससुर के लिए करती हो, उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं करती। मैंने क्या किया और आपको कैसे पता चला? रेखा कुछ असमंजस भरे स्वर में बोली। अब रहने भी दो दीदी, बड़ी भाभी हंसती हुई बोली। ज्यादा मत बनो, कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था, उन्होंने तुम्हारे और निशांत के बारे में हमें सब कुछ बताया।
रेखा के मन में जाने कैसे कैसे कुविचार और संदेह सिर उठाने लगे कि बाबूजी ने जरूर उनकी शिकायत की होगी और इसलिए भाभियां उसे यूं ताने मार रही हैं। पर मन का संशय प्रकट न कर रेखा बोली, क्या बताया बाबूजी ने? क्या वह हमसे नाराज हैं? भला क्यों नाराज होंगे? वह तो तुम्हारी और निशांत की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि बहू हो तो ऐसी की किसी चीज के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही वह समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं भाभी और क्या क्या कहती रही। रेखा को और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी कि अपनी नासमझी की वजह से उसने कभी बाबूजी की परवाह नहीं की। अपनी सुविधानुसार इस बात का ख्याल किए बगैर कि वह खाना बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए उचित है या नहीं, वह कुछ भी उनके सामने रख देती थी। शुरुआत में 2-3 बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजन उनकी तबीयत आए दिन खराब हो जाती थी। एक उसकी भाभियां हैं जो उसके स्वस्थ माता पिता का कितना ध्यान रखती हैं, और एक वह है। दूसरी ओर बाबूजी की है कि इतना होने पर भी मायके में उसकी किसी से शिकायत न कर तारीफ ही की। पश्चाताप की आग में जलती हुई उसकी भावना आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। वह मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगी कि अब आगे से वह कभी भी बाबूजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर निशांत भी रेखा के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देखकर ग्लानि से भरा जा रहा था। रेखा के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार संभालते थे। दोनों ने ही घर आकर उस दिन की बिक्री से प्राप्त रुपयों से अपने पिताजी को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने किसी से भी रुपयों का ब्यौरा देने के लिए कुछ नहीं कहा था। कुछ देर पास बैठ पिता पुत्र ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, फिर वो लोग निशांत के साथ व्यस्त हो गए। निशांत मन ही मन सोच रहा था कि वह तो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, इसलिए उसे तो उनकी हर बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। माँ के गुजर जाने के बाद वह अपनी बात कहते भी तो किससे? वह क्यों नहीं अब तक अपने पिता के मन की पीड़ा को समझ पाया। अब से वह बाबूजी के पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी जरूरतों को अपने कमाए रुपयों से पूरी करेगा। अगले दिन गाड़ी ठीक होकर घर आ गई, पर रेखा के घर वालों ने जिद करके उन्हें एक दिन और रोक लिया। इस दौरान निशांत ने रेखा के भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार को देखकर पहली बार जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से अपने पारिवारिक इतिहास को जानते हैं तथा अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से जुड़ते हैं। हमारे बुजुर्ग तो इन सारी चीजों की मूल जड़ होते हैं, हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। यदि मूल जड़ को ही काट कर फेंक दिया जाए तो गृहस्थी का वृक्ष कैसे फल फूल सकता है। जब से रेखा और निशांत बच्चों सहित बाबूजी को लेने निकले तो उन दोनों के सामने अपना ध्येय बिल्कुल साफ हो चुका था। उन्हें विश्वास था कि उनकी नादानी को माफ कर बाबूजी अवश्य उनके साथ वापस अपने घर आ जाएंगे। भला उन जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति कभी घर ससुर बनकर थोड़े ही रह सकता है। यह सब तो उन्हें सबक सिखाने के लिए बाबूजी ने कहा होगा। इस विश्वास के साथ वे खुशी मन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बेल बजाई तो दरवाजा प्रतिभा के पति ने खोला और नमस्ते बोलकर अंदर आने को कहा। रेखा, निशांत और बच्चे अंदर आ गए। प्रतिभा से निशांत ने पूछा, बाबूजी कहाँ गए हैं? तभी बाबूजी कमरे से बाहर आते हैं। उनको देखकर निशांत और रेखा उठकर पैर छूते हैं और निशांत बोला, बाबूजी आप हमारे साथ घर चलिए। इस पर बाबूजी कुछ नहीं बोले और जाकर सोफे पर चुपचाप बैठ गए। उनको इतना शांत देखकर फिर निशांत बोला, बाबूजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बाबूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपका ध्यान न रख सके।
बिना आपके घर खाली खाली सा लगता है। अरे रेखा, तुम भी कुछ बोलो ना बाबूजी को। रेखा बोली, बाबूजी, मेरी वजह से ही आप बहुत परेशान हुए और यहाँ आ गए। हमें अपनी गलती का एहसास है और आपने हम लोगों को सबक सिखाने के लिए आप घर ससुर बनने को बोला था ना। बाबूजी, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। लेकिन फिर भी अविनाश जी कुछ न बोले। इस पर रेखा और निशांत की आंखें भर आई। तभी अविनाश जी का पोता बोला, दादाजी चलिए ना, अपने घर चलते हैं। आपके बिना मैं किसके साथ खेलूं? मुझे कौन कहानियां सुनाएगा? प्लीज दादाजी चलिए ना। मासूम की बात सुनकर अविनाश जी ने बच्चे को गले से लगा लिया और बोले, जरूर चलूंगा मेरे बच्चे, यहाँ मेरा भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। और उसको गले से लगाकर रोने लगे। यह देखकर वहां सभी की आंखों में आंसू आ गए। अविनाश जी ने बोला, मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए यह सब किया, लेकिन एक बात और है कि बहू के व्यवहार से मैं बहुत दुखी होता था, लेकिन जब इस बारे में निशांत से बात करने की कोशिश करता तो इसके पास टाइम ही नहीं रहता था। मैं तंग आ चुका था, इसलिए यहाँ चला आया। चलो अब कम से कम इनको इनकी गलती का एहसास तो हुआ। चलो सामान पैक करते हैं और हम लोग अपने घर चलते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।